शिक्षकों को पर्यावरण दिवस की बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। आज अ पूरा विश्व जो है वो पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, मना रहा है। और सामान्य तौर पर हम अगर देखें तो पर्यावरण दिवस इस बात को मनाने के पीछे जो इसके उद्देश्य हैं, वह इस बात से प्रेरित है कि पर्यावरण को हम किस रूप में एक मानव होने के नाते समाज में हम रहते हैं, इस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा विश्व, एक अच्छा समाज उनको मिल सके। छोटी-मोटी बातें हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं, जब आप उसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि आज हमारा वैश्विक जो पूरा ग्लोबल एनवायरनमेंट है, वो किस स्थान पे और किस स्थिति में पहुंच चुका है। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, यूरोप के एक छोटे से देश आइसलैंड के बारे में आप लोगों ने भी खबर सुना, सभी लोग सुने होंगे। बड़ी प्रमुखता से यह वैश्विक खबर बनी कि आइसलैंड में घने कोहरे के कारण हजारों वाहन एक दूसरे से टकराए। फिर आप देखे होंगे कि ज्वालामुखी के चलते जो है वो फिलीपींस में उसके चलते जो है वो लगभग 1700-1800 उड़ानें रद्द की गई। बहुत दूर की बात नहीं है, गत वर्ष हमने देखा है कि भारत के उत्तराखंड में किस प्रकार से भयानक त्रासदी आई। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मानक है कि संपूर्ण भूमि का उपयोग की जाने वाली भूमि का 33% वनाच्छादित होना चाहिए, लेकिन भारतीय परिदृश्य में अगर हम देखें तो इस थोड़ा बहुत संतोष हम कर सकते हैं, क्योंकि भारत में जो वनों से भरी हुई भूमि है वह लगभग 24% के आसपास ठहरती है और इसको जो है वह निरंतर आगे और बढ़ाए जाने की जरूरत है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर आज जो पूरा जो परिदृश्य बदल रहा है, पर्यावरण का जो संकट विश्व के समक्ष उत्पन्न हुआ है, उसके पीछे प्रमुख क्या कारण हो सकते हैं। तो आप गौर करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि प्लास्टिक इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो पर्यावरण के समक्ष संकट उत्पन्न कर रहा है। बहुत गरीब भी व्यक्ति हो या बहुत साधन संपन्न भी हो, वह नमक का प्रयोग जरूर करता है। हम सब नमक का प्रयोग जीवन में हर क्षण उसका प्रयोग होता है। और नमक जो है वो समुद्र से, हम सब जानते हैं कि वो समुद्र से ही निर्मित है, समुद्र द्वारा ही बनते हैं, समुद्री जल से। इतने प्लास्टिक, मतलब जो सर्वे है, रा प्रेशरी एक संस्था है, इसका अपना एक सर्वे है। इसके हिसाब से जो डेटा दिए गए हैं वह है कि 80% प्लास्टिक जो है वह समुद्र में जा रहे हैं, जो वेस्टेज है। और उन प्लास्टिकों का प्रयोग नमक के माध्यम से, नमक जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो वह भी जाने अनजाने हमारे हर दिन वह हमारे भीतर जा रहा है। हम समुद्री मछली का लोग जो है वह उसको पसंद करते हैं, भोज्य पदार्थ है, उसको लोग खाते हैं। और हम सब जानते हैं कि समुद्री मछली जो है वह प्लास्टिक भी खा रही है, तो जाने अनजाने वह हमारे शरीर के भीतर जा रहा है। हम सब जब छोटे थे तो एक निबंध अमूमन हम सब ने अपने स्कूल छात्र जीवन में लिखा, स्कूलों में लिखा गया। गाय पे निबंध लिखते थे और उसपे एक पंक्ति आती थी और हम सब लिखते थे कि गाय घास खाती है। आप देखेंगे कि गाय घास तो खाती है, लेकिन गाय प्लास्टिक भी खाती है, गाय कागज भी खाती है।
आप सड़कों पे निकलेंगे, आप बस स्टैंड में देखें, रेलवे स्टेशन में देखें, तो गाय जो है वह प्लास्टिक भी खा रही है और उस दूध को हम भी लेते हैं, उस दूध को हम भी उसका उपयोग कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि स्थिति बहुत भयानक है, बहुत विकट हो गई है और इन सब परिस्थितियों को समझते हुए सबसे पहली बार 1972 में स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ, जिससे विश्व के कई देश शामिल हुए और इस विषय पे चिंता व्यक्त की कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अभी हम सब महसूस कीजिएगा कि पिछले वर्ष से लेकर इस वर्ष, पिछले वर्ष शायद ही गर्मी का आभास हुआ। गर्मी का मतलब जो गर्मी की विशेषता होती है, समर सीजन का जो अपना एक अपनी जो उसकी एक खूबी है, और इस वर्ष पूरी गर्मी के जो माह है, मतलब बैसाख का जो महीना होता है, बैसाख का महीना लोगों ने जो है वह कंबल और चादर ओढ़कर बिताए हैं इस क्षेत्र में भी। यह जो चेंज हो रहा है या जो परिवर्तन हो रहा है, इस विषय को हम सबको बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत है। और जहां तक भारतवर्ष का अपना हमारे देश का प्रयास की बात है, तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का आह्वान किया कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को हम चलन से मुक्त करेंगे, इसको हम चलन से मुक्त करेंगे और धीरे धीरे इसका प्रयोग 2025 तक जो है वो हम बहुत नियंत्रित करेंगे। कई वैश्विक सम्मेलन हुए और उनमें आप एक जो सबसे प्रमुख जिसकी चर्चा और आज भी जो उसके दिशा निर्देश है उसका अनुपालन किया जा रहा है, वह पेरिस जलवायु सम्मेलन की बात होती है। तो पेरिस जलवायु सम्मेलन में इस बात का लोगों ने समर्थन किया कि जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसको नियंत्रित करने के लिए हम सबको कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है इसको कम करेंगे और हर हाल में 2 डिग्री तक उसके टेम्परेचर को हम लोग नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। यह जो है वह पेरिस जलवायु समिट में इसकी घोषणा की गई और सबसे आप देखेंगे कि जो डेवलप कंट्री हैं उनके द्वारा कार्बन उत्सर्जन सबसे ज्यादा किया जा रहा है। और जिस प्लास्टिक का हम सब प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि जब अगल बगल में बहुत कुछ जमा हो जाता है कचड़े के रूप में, तो उसको हम सब ये करते हैं, उसको जलाते भी हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जिस प्लास्टिक को हम जलाते हैं उसके द्वारा जो गैस, जहरीली गैस जो निकलती है वह हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, हमारे फेफड़ों के लिए वह बहुत नुकसान पहुंचाता है। इससे नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी जहरीली गैसें निकलती हैं। तो हम सबको इस बात के लिए जरूर सोचना चाहिए कि हम व्यक्तिगत रूप से, चूंकि आज हमारा जो पर्यावरण दिवस के ऊपर जो टॉपिक भी रखा गया है वह इस बात को प्रेरित करने के लिए है कि मैं इंडिविजुअली मैं क्या कर सकता हूं, मेरा क्या प्रयास हो सकता है। अब आप अकेला तो नहीं कर सकते हैं कि हम 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डाउन कर दें, या हमारा एक व्यक्तिगत प्रयास है समुद्र में जो प्रदूषण फैल रहे हैं भिन्न कारणों से उसको हम, लेकिन कुछ तो हम कर सकते हैं। छोटी छोटी पहल हो सकती है, जैसे जब हम घर से कुछ भी राशन लेने के लिए निकले, घर से कुछ साग सब्जी लेने के लिए निकले, तो हम अपने हाथ में थैले रखें और जब दुकानदार प्लास्टिक में उसको दे तो हम उसको अपने थैले में लें। इससे होगा क्या कि अगर आप प्रतिदिन 5 प्लास्टिक ही आप अपने घर में नहीं लाएंगे तो वह पर्यावरण को बहुत के प्रति आपका एक जो है वो ऑनेस्टी दिखाता है कि हम इसको बचाने के लिए हम कितना सजग हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक को नष्ट होने में
500 वर्ष, लगभग 5, पर्यावरणविदों ने कहा है कि लगभग 500 वर्ष लगते हैं प्लास्टिक को नष्ट होने में। अब आप सोचिए कि जिसको हम शौक से, जरूरत से या गैर जरूरी तौर पर भी अपने घरों में शामिल हम कर रहे हैं, वह कितना एनवायरनमेंट को कितना वो नुकसान पहुंचा रहा है, कितना वह उससे वो जो है उसको क्षति पहुंच रही है। दूसरा पहल मैं जो समझता हूँ, जो व्यक्तिगत तौर पे हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर जरूरत के हिसाब से वो प्लास्टिक मेरे घर पे आ भी गई, तो उसमें जो सामान है उसका प्रयोग करने के बाद क्यों ना उसको फिर से हम बढ़िया से मोड़ के और फिर उस दुकानदार को वापस 10, 20, 50 जब मेरे पास इकट्ठा हो जाए, तो जब हम उनको जाएं तो उनके पास दे दें, भैया ये प्लास्टिक मैं आपके यहाँ से ले गया, इसको आप फिर प्रयोग कीजिए और जो ग्राहक आते हैं जिनको जरूरत है, उनको आप फिर दें। तो इससे क्या है कि मैं एक छोटी-मोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो हम सब कर सकते हैं। आमतौर पे आप देखेंगे कि जैसे कहावत है ना कि अभी दिखाने का एक फैशन है कि हम कुछ चीजें हैं उसको हम दिखाते हैं लोगों के सामने लेके। तो पर्यावरण दिवस के दिन आज आप देखेंगे कि असंख्य पौधारोपण, कई वृक्षारोपण के कार्यक्रम होंगे, लेकिन सिर्फ आज घंटे 2 घंटे के लिए फोटो खींचे जाएंगे, अखबारों में उसके खबर छपेंगे और वह वृक्ष, वह पौधा कल किस हाल में होगा, इसका कोई ख्याल नहीं रखता। तो मेरा यह कहना है कि न सिर्फ ऐसे कार्यक्रम की उपयोगिता तब और सार्थक सिद्ध होगी जब हम सब एजुकेशनिस्ट, हम सब शिक्षा शास्त्र के छात्र इस बात के लिए समाज को और खुद भी मोटिवेट करें, खुद भी प्रेरणा लें कि हम कैसे अपने पर्यावरण को, आसपास की चीजों को हम नुकसान होने से बचा सकते हैं। अगर ऐसा हम कर सकते हैं और ऐसा हम कर पाते हैं, तो वाकई में यह हमारी एक अनुपम योगदान होगा अपने समाज के प्रति, अपने अपने एक जिसे हम कहते हैं कि सुसभ्य मानव होने की एक पहचान होगी। कई जब पर्यावरण की बात हो रही है, तो आप देखते होंगे कि एक समय था जब हम कहते थे, घर में बाबा, दादा, दादी, बाबूजी इन लोगों के मुख से सुनते थे कि गंगा जल जो होता है, उसको आप लेकर अगर बॉटल में आते हैं या गंगा जल आपके पास है, तो वह कई वर्षों तक उसमें कीड़े नहीं लगते। जबकि पीने के पानी भी जो है उनको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप छोड़ दें तो आपको दिखेगा कि क्या मौलिक अंतर होता है। यह हम सब सुना करते थे, लेकिन जिस गंगा की बात यह होती थी, वह गंगा आज किस हाल में है, किस हाल में हम लोगों ने पहुंचाया है। यमुना नदी की बात मैं आपको बताऊं कि जो जीवन रेखा होती थी, वह कई कई जगहों पर, कई स्थानों पर वह नाले का रूप ले चुकी। दामोदर पूरे भारत वर्ष की सबसे प्रदूषित नदी में एक है और दामोदर नदी के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि वह नहाने के योग्य भी नहीं है। उससे स्किन बर्न या फिर स्किन से कई संबंधित कई समस्याएं आ सकती हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? अभी मैं आपको बताऊं कि एक छोटा मोटा अगर कोई मुद्दा ऐसा आ जाए तो उसपे हम लोग इतना सेखी बघारते हैं, पक्ष और विपक्ष में, सरकार के विरोध, सरकार के पक्ष में अपनी अपनी राय देते हैं और अपनी अपनी विद्वता का बखान प्रस्तुत करते हैं। लेकिन कब वह दिन आएगा जब हम अपने समाज के प्रति, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं, उसके प्रति हम संवेदनशील होंगे। आपके आस पड़ोस में जो वृक्ष सूख रहा है, जो पौधा सूख रहा है, उसको हम कब पानी देंगे? जो गाय प्लास्टिक खा रही है, उससे उनको कब मुक्ति दिलाएंगे? तो मेरा कहने का सार यह है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हम सब प्रण करें, इस बात का प्रण करें कि अगर बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो हम इसको क्षति होने से, क्षति करने का भी, इसको नुकसान पहुंचाने का भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो यह स्वयं में एक आत्मसंतोष और आत्मसंतुष्टि की एक भाव होगा और हम सब जो है वो इस ओर, मतलब आप देखेंगे कि भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब सारी नदियां आज उस स्वरूप में नहीं रह गई हैं।
इसके पीछे क्या कारण है? इसके कारण बहुत कुछ है, जैसे मूर्तियों का विसर्जन हम उसमें करते हैं, फल फूल जो कल कारखाने नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उनके अवशिष्ट पदार्थ उसमें शामिल जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि झारखंड की दो प्रमुख नदियां, जैसे दामोदर और स्वर्ण रेखा का नाम लिया जाता है। इन नदियों के जल को अगर आप देखेंगे तो हाथ में अगर आप लेंगे तो आप उससे कुल्ला करने का भी मतलब आपको जो है, या मुंह उसको धोने का, साफ करने का भी आपकी इच्छा नहीं करेगी, इतनी काली हो चुकी है ये। किसने किया इसे? इसे पाकिस्तान ने नहीं किया, इसे कोई बांग्लादेश या और भी चाइना ने नहीं किया, इसको इस भारत माँ के सपूतों ने इसको इस हाल में पहुंचाया है। हम सब ने इसको इस हाल में पहुंचाया है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज का यह क्षण, आज का यह दिन सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम अपने भाव को व्यक्त करें, बल्कि उन भावों के साथ, इस प्रेरणा के साथ हम और अपनी इच्छा को मजबूत बनाएं, इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं कि अपने पर्यावरण को हम बेहतर बनाएंगे, अपने पर्यावरण को हम अक्षुण्ण बनाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारी आने वाली संतान है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको एक ऐसा खूबसूरत वातावरण मिले जहां उसको बहुत खुशी हो, बहुत अच्छा लगे, हर चीज उसको। आज आप देखिए कि कई तरह की चीजें, जल स्तर नीचे चला गया। जब अभी आप देखे होंगे कि कई चर्चा आए कि कई तितलियां, ऐसी ऐसी तितली नजर आए जो हम लोग बचपन में कभी देखा करते थे, लॉकडाउन के पीरियड में आसमान साफ हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि हम सब कुछ, विकास एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली है और चलेगी, उसके बगैर उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन इसकी कीमत पर्यावरण नहीं चुका सकता, इसकी कीमत जो है वह, उसकी कीमत पर हम जो है वह ये करें, यह मंजूर नहीं है। अभी नूतन मैडम ने एक बात कही, मैं उसी बात को और आगे आपको बढ़ाता हूं कि ट्राइबल कई फेस्टिवल होते हैं। सरहुल का नाम लिया, मैं सरहुल पे थोड़ा सा आपको उस विषय पर ले जाना चाहूंगा कि सरहुल में हम क्या करते हैं। सरहुल में करते यह है कि सखुए के फूल की पूजा की जाती है, और बीइंग एजुकेशनिस्ट, शिक्षा शास्त्र के हम विद्यार्थी हैं, इसलिए हम शिक्षा से संबंधित उसमें जो प्रेरक तत्व है उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं कि सरहुल में सखुए की फूल की पूजा की जाती है। अब सखुए की फूल की पूजा क्यों की जाती है? सखुए की फूल की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि पूरी दुनिया में हर पौधे की नर्सरी में हर पौधे आपको मिलेंगे, लेकिन सखुआ आपको नहीं मिलेगा। तो वह जो फूल गिरता है, उस फूल से ही नए पौधे का जन्म होता है और वह फिर वृक्ष बनता है। कितना साइंटिफिक उनकी सोच थी, कितनी दूरदृष्टि थी। तो कहने का मतलब यह है कि हम जब और जैसे जैसे हम पर्यावरण से दूर होते जाएंगे, प्रकृति से दूर होते जाएंगे, तो आपको भीषण आपदाएं देखने को मिलेंगी, और इसका मानव समय समय पर कीमत चुकाता रहा है और चुकाना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पर्यावरण को जो नुकसान हम आप सब मिलकर पहुंचा रहे हैं, इसे एक नई वैश्विक संकट और एक नई चीज जो पूरे विश्व को इस गिरफ्त में लिया है, वह है पर्यावरण शरणार्थी। अभी आपने देखा कि 2 वर्ष पहले की मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि अमेरिका का पड़ोसी राष्ट्र मैक्सिको है। मैक्सिको में चूंकि उसमें एक बाउंड्री वॉल दिया जा रहा था कि उधर से लोग जो है माइग्रेट करके अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं, तो समुद्र के माध्यम से एक बच्चा, चूंकि वह वहां से लोग आ रहे थे और नौका में जाने अनजाने जैसे भी वो दुर्घटना हुई और एक बच्चे का शव जो है वह समुद्र तट पर दिखा। इसने पूरे मानव समाज को उद्वेलित किया, सब लोगों को यह प्रेरित किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? आप देखेंगे कि पड़ोस में हमारे बांग्लादेश है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश का एक विशेषता यह है कि यह समुद्र तल से बहुत नीचे है। नतीजा यह होता है कि वहां बाढ़ बहुत विकराल रूप में आती है। कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो पॉपुलेशन माइग्रेट करता है और यह एक बड़ी समस्या बनती जा रही है।
बहुत बड़ा यह एक पूरे विश्व के समक्ष यह एक संकट है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि आने वाली पीढ़ियों को यह दिन न देखना पड़े, वह नौबत ना आए, इसलिए हम सबको आज और भी अधिक जागरूक, सतर्क होने की आवश्यकता है और तभी ऐसे कार्यक्रमों की उपयोगिता सिद्ध होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन हम सब कम से कम एक वृक्ष, एक पौधा ज़रूर लगाएँ और न सिर्फ लगाएँ और फ़ोटो खिंचवा के उसको सोशल मीडिया पे डालें और यह देखें कि कितना लाइक और कमेंट्स आते हैं, बल्कि उसे हर दिन पानी दें, उसका ख़्याल रखें, उसका रख-रखाव रखें। तभी ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता सिद्ध होगी। आप सबों को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर ने बहुत अच्छा बताया और हम सबों को आज के दिन एक संकल्प लेना है और साथ ही साथ हम लोगों के द्वारा जो भी फूल पौधे लगाए जाएंगे उसे हमेशा पानी देते रहना है ताकि हम